नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब यह है कि जो डेटा है हमारे पास उसको एनालाइज करके एक वैलिड कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जो हम लोग टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करते हैं वही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का आपका डिवाइसेस और टूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स। तो मेनली जब ये आप लोग सैम्पलिंग पढ़ चुके होंगे, सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट होता है वो यही होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा तो चाहे जो एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के लोग होंगे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू कलेक्ट करेंगे, जो सर्वे करके कलेक्ट किया जाता है वो सर्वे के थ्रू सैम्पलिंग अडॉप्ट करके उसको सर्वे के थ्रू कलेक्ट करेंगे डेटा। उसके बाद जैसे ही स्टैटिस्टिकल आपको डेटा कलेक्ट करते हो और डेटा कलेक्ट करने के लिए आपका जो एम और ऑब्जेक्टिव है उस एम और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही आप क्वेश्चनेयर तैयार करते हो या एक्सपेरिमेंट आप प्रिपेयर करते हो। ठीक है, जो भी आपका एम और ऑब्जेक्ट है उस एम और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते ही आप एक्सपेरिमेंट, जो साइंस के लोग हैं एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से जो रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन आएगा वो आपका सैंपल डेटा बोला जाएगा। जो ऐसे आप सर्वे करके कोई चीज़ आप प्राप्त करते हो वो भी सैंपल डेटा ही होता है। ठीक है, तो आप एक सैम्पलिंग में आपने पढ़ा होगा पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन पढ़ा है ना, तो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, आपका पॉपुलेशन का मतलब होता है टोटलिटी से, टोटलिटी से पूरा जो ऑब्जेक्ट है, पूरा लॉट है, उसी को हम लोग पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट तो आप हजारों दिन करते रहो तब पूरा एक्सपेरिमेंट होगा, तो उसमें तो कुछ दिन आप कुछ चीज़ें कुछ पार्ट लेकर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसी को आप कंक्लूड उसी को बाद में उसी के डेटा पे आधारित करते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हो सभी सैंपल डेटा होते हैं। तो सैंपल डेटा जब आप लेते हो तो सबसे पहले का वो जो हमारा एम होता है पूरा स्टैटिस्टिक्स में, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, अब जो क्लासिफिकेशन का मतलब है उसको अपने एम के अकॉर्डिंगली जो क्लास आपने डिवाइड किया है उस क्लास के अकॉर्डिंगली आपने डेटा को बांट दिया, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ये ड्रग्स है, ड्रग्स यदि मान लीजिए उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया जाए तो डिफरेंट पेशेंट्स को दिया जाएगा, क्योंकि उसको टेस्ट करना है कि इसकी इफिकेसी कितनी है। तो ड्रग्स दिया जाएगा तो पेशेंट का जो क्लासिफिकेशन होगा एज वाइज होगा, वेट वाइज होगा, इस एज ग्रुप में इतने लोगों को दिया गया, इस एज ग्रुप में इतने लोगों को दिया गया। तो एज वाइज जो आप ग्रुप बांटोगे वही आप क्लासिफिकेशन हो गया, वेट वाइज जो ग्रुप बांटोगे वही आपका क्लासिफिकेशन हो गया। तो सबसे पहले जो हमारा जो डेटा है वो क्लासिफिकेशन जरूरी होता है, क्लासिफाई हम करते हैं, क्लास में बांटते हैं, डिफरेंट ग्रुप में बांटते हैं, वही हमारा कहलाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट फिर होता है आपका टेबुलेशन, टेबल आप बनाते हो। ठीक है ना, डेटा मान लीजिए बहुत ह्यूज अमाउंट में दिया गया, 200 या 400 आपने ले लिया। अब 400 को रैंडमली आप करोगे तो 400 उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसको क्लासिफाई न करें, क्लासिफिकेशन के बाद जब तक उसका टेबल ना बनाए। टेबल बनाने का मेन जो एम होता है हमारा होता है कंपाइलेशन, बहुत बड़े डेटा को, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करके छोटे में करना, टेबल में बनाना, जिससे कि हम वैलिड कंक्लूजन ड्रा कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड हमारा होता है आपका क्लासिफिकेशन, थर्ड हो गया है आपका टेबुलेशन, फोर्थ हो गया है आपका उस टेबुलेशन के बाद उसको हम प्रेजेंट करते हैं डेटा को। ठीक, अब प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो ग्राफिकल भी हो सकता है, कोई परसेंटेज में निकाल के हम कर सकते हैं। अब ग्राफिकल बहुत से लोग जानते होंगे, हिस्टोग्राम है, बार चार्ट है, तमाम आप लोग पढ़ते होंगे। तो ये जितने भी ये सब है ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है।
स्टैटिस्टिकल डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो ये हमारा कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डेटा जो मास में दिया, ह्यूग मास में दिया गया है, उसको हम आप तक पहुंचाने, कैसे सुटेबल वे में हम पहुंचा सकते हैं, तो वो जो प्रेजेंटेशन है जितना अच्छा होगा उतना जल्दी आपको समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफ है, चार्ट्स है, टेबल है, टेबल भी प्रेजेंटेशन में आता है। परसेंटेज वगैरह जब हम लोग निकालते हैं उससे के द्वारा भी प्रेजेंट करते हैं, और आपका ग्राफ से भी प्रेजेंट करते हैं, बार चार्ट से भी करते हैं, पाई चार्ट से भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी जो है हमारे क्या आते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एनालिसिस ऑफ डेटा। अब सभी आपने वो कर लिया, तो एनालिसिस ऑफ डेटा आता है। सबका ग्रुप बना है क्या? ग्रुप है? इस पे जरा व्हाट्सएप अनिल कर दो ये सब। आपको एक मैटर जो है पहला पेज, सेकंड पेज। तो सबसे पहले जो प्रोसीड करते हैं उसका तरीका यही है कि सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, फिर टेबुलेशन करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन देंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद जो है हमारा अलग अलग जब आएगा तभी उस पर आप कोई एक वैलिड कंक्लूजन ड्रा करते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, चीज़ों को अलग अलग करना। एक साथ आपको पूरा दिया गया डेटा, तो अलग अलग जब आप करेंगे तभी उसका एक कंक्लूजन निकाल कर आप बता पाएंगे कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे आकर कर रही हैं। ठीक है, जैसे आप एपिडेमिक, पैंडेमिक था, पैंडेमिक में सबसे पहले तो कुछ नहीं पता चलता था। बाद में जब डेटा इन्होंने कलेक्ट किया तब बताया कि नहीं, ओल्ड एज पर ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। जो शुगर के मरीज हैं, कार्डियक मरीज हैं, एनालिसिस किया इन्होंने, उस पर ज़्यादा है। 20 साल या 30 साल के एज ग्रुप में उसका जो प्रभाव है कम है। तो वो कहाँ से आया? वो डेटा हुआ होगा इनके पास, 1000-2000 की संख्या आई होगी। 1000-2000 में इन्होंने फिर एज वाइज देखा होगा कि क्या पोजीशन है, फिर ये निष्कर्ष निकाला कि ये बच्चों पर अटैक नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एज 15 साल एज ग्रुप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो अलग अलग जब करके उसका कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके बाद फिर एनालिसिस करने के बाद फिर इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन आता है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि अब जैसे ये एनालाइज कर लिया एज वाइज, जैसे पेंडेमिक में था, तो अब उसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया। अब बच्चों पर क्यों नहीं अटैक किया, फिर उसका स्टडी किए कि बच्चों पे इसलिए अटैक नहीं हो रहा है कि उसके पीछे कोई ग्रंथि होती है, वहाँ पे वायरस उसके नीचे नहीं जाते हैं। तो उन्होंने एनालिसिस करके ये कंक्लूजन ड्रा किया कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है, बच्चों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और नेक्स्ट फिर तब आता है, इनके बाद आता है फोरकास्टिंग। एनालिसिस सब करने, इंटरप्रिटेशन के बाद आता है कि हम फोरकास्ट करते हैं कि ऐसा होगा तो इस तरीके से आप रहो, इस तरीके से बिहेव करो, नहीं तो ये चीज़ें आकर कर सकती हैं। जैसे अभी नया वेरिएंट आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, जब तक इनके पास 1000-2000 पेशेंट नहीं आ जाएंगे तब तक ये फोरकास्ट करके आपको कुछ नहीं बता सकते। डॉक्टर भी क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ही वो आप तक कंक्लूडिंग जो रिमार्क होते हैं वो देते हैं कि हाँ ये पोजीशन है, हमने 1000-2000 या 4000 लोगों का एनालिसिस किया है, अब उसके बाद ये पोजीशन पाई गई है, अब उसके आधार पर आप सतर्क रहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो जब तक आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो इन्फॉर्मेशन होती है न्यूमेरिकल फॉर्म में जब तक नहीं आ जाती, वही हमारा डेटा होता है। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशंस हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट में, तो वही हमारा डेटा कहलाता है, डेटा बनता है। ठीक है, तो ये 6 स्टेप होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें सबसे पहले ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो पहला पार्ट आपको है, हमने तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सबसे पहले तो हमें जानना ये होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। सेंट्रल
टेंडेंसी है क्या, तब उसको हम मेजर करेंगे। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं एक सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट पर या सेंट्रल पॉइंट के अराउंड कंसंट्रेट होने की जो टेंडेंसी होती है, द टेंडेंसी टू कंसंट्रेट of observation around a certain point at central point, that will be known as a central tendency। मतलब ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, तो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशंस में एक जनरली टेंडेंसी देखी जाती है कि एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द गिर्द ही वो क्लस्टर्ड होते हैं या कंसंट्रेट होते हैं। तो जो ये सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जो क्लस्टर्ड होना या कंसंट्रेट होने की टेंडेंसी है, वही टेंडेंसी हमारी क्या कहलाती है, सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसमें मेन चीज आती है कि एक सेंट्रल पॉइंट, ठीक है ना, उसी सेंट्रल पॉइंट को हम लोग जब मेजर करते हैं, उसी सेंट्रल पॉइंट को जब मेजर करते हैं तो हम लोग नाम देते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो जैसे अब जरूरत क्यों पड़ी, सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत क्यों पड़ती है, मेजर करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि पाया ये गया कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ग्रुप ऑफ 2-3 ग्रुप है। जैसे मान लीजिए 3 क्लासेस हैं, 3 क्लास के परफॉर्मेंस को हमें कंपेयर करना है कि भाई इनके परफॉर्मेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो हम कैसे करेंगे, यदि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सबके यदि हम मार्क्स देखें तो सबके मार्क्स अलग अलग आएंगे, तो कैसे कंपेयर करें कि ये अच्छा है या ये खराब है, या ये अच्छा है या ये खराब है। तो हम सबको मिलाकर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उसकी एक क्लास एक की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए। जैसे एक क्लास की कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो जाए, दूसरे क्लास की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो जाए, तीसरे क्लास की एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हो जाए, तब हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि भाई देखिए ये वैल्यू ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, ये वैल्यू कम है इसलिए इनका परफॉर्मेंस खराब है। तो जो ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे हम लोग पब्लिक में कहते हैं कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसी तरह ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रिप्रेजेंटेटिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि वह सेंट्रल पॉइंट जहाँ जिसके अराउंड जो है हमारे मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस क्लस्टर्ड होते हैं, वह सेंट्रल पॉइंट कौन कौन से हैं, तो वही सेंट्रल पॉइंट ही जो है हमारा क्या हो जाता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो इसलिए जब एक वैल्यू चाहिए तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के लिए किया गया कि नहीं एक सेंट्रल पॉइंट चाहिए और सेंट्रल पॉइंट को हम लोग मेजर करेंगे और उसी को हम लोग नाम दे दिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हाँ ग्रुप में डाल दो क्योंकि वो सब चीजें वही चीजें हैं जो बता रहे हैं, वही चीजें हैं, ठीक है। तो अब जब एक वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक, लेकिन अब मेजर कौन कौन से होंगे, तो उसके लिए जैसे हम लोग अभी पढ़ते आए एवरेज में आप लोग जानते होंगे एवरेज क्या होता है, सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, तो वो बन जाता है एवरेज। इन जनरल उसी को हम लोग एवरेज कहते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में एवरेजेज जितने भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, जो भी डिवाइस बनाए गए हैं, सभी स्टैटिस्टिकल एवरेज हैं। मीन भी है जिसको हम एरिथमेटिक मीन कहते हैं, जिसको आप एवरेज कहते हैं, ठीक। मीन भी एवरेज है, मीडियन भी एवरेज है, मोड भी एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज है और हार्मोनिक मीन भी एवरेज है। तो 5 मेजर्स हैं, कौन कौन से, एरिथमेटिक मीन, मीडियन या मीन मान ले लीजिए, तीनों पहले मीन ले लीजिए, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक, और मीडियन और मोड। ये 5 आपके पास ये है कि ये मेजरमेंट 5 मेजर करते हैं, जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है, ये 5 होते हैं। तो 5 मेजर्स क्यों इजाद किए गए, उसके पीछे रीजन है कि कुछ मेजर्स कुछ जगहों पे काम करते हैं, कुछ जगहों पे कुछ मेजर्स काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोड आप लोगों ने नाम सुना है, जैसे हम लोग शूज पहनते हैं
तो आप देखते होंगे कि सूज ज़्यादातर एक ही नंबर के आसपास के नंबर उस स्टोर में ज़्यादा पाए जाएंगे, उससे बड़े या उससे छोटे बहुत कम रखते हैं। तो कारण क्या होता है कि कारण क्या होता है कि जो ज़्यादा लोग उस साइज के मिलते हैं तो वही उनका जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है उनका वही कि ज़्यादातर लोग किस साइज के लोग पहनते हैं, तो वही हमारा मॉडल वैल्यू हो जाती है। वही क्या हो जाती है? मोड। वही मोड हो जाता है। तो वहाँ पर हम मोड यूज करते हैं। गारमेंट की साइज आप देखते हैं पर्टिकुलर नंबर का जो शर्ट है वो सबसे ज़्यादा रखेगा, 40 नंबर 42 नंबर बहुत ज़्यादा बिकेंगे, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा कम बिकता है तो स्टोर वाले वही रखते हैं। तो वहाँ पर ये जो देखा जाता है, तो ये देखा जाता है मॉडल वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से स्टोर में ये सामान रखो, यही ज़्यादा सबसे बिकेगा, इसी साइज के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, पहनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोड वहाँ पर यूज होता है। और कई जगह पर मीन होता है और कई जगह पर मीडियन होता है। जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जनरली जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, रिसर्च वगैरह में तो कतई नहीं करते हैं। तो रिसर्च में ज़्यादातर जगहों पे आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं मीन, एरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। एरिथमेटिक मीन पे जितने भी हम लोग इन्फरेंस में चीज़ें हैं वो स्टैटिस्टिक्स में डिराइव किया गया है, तो ये पाया गया है कि सबसे अच्छा मीन है वो एस्टिमेट के करीब हो, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है, ठीक है। तो इसके लिए 4-5 कंडीशन बनाई गई, 5-6 कंडीशन बनाई गई कि ये मेजर कौन सा मेजर अच्छा होगा। तो सबसे पहला है इट इज डिजिटली डिफाइंड। डिजिटली डिफाइंड का मतलब होता है कि फार्मूला एक ही होना चाहिए, आप भी यूज करें वही फार्मूला, आप भी यूज करें हम भी यूज करें, तो एक ही होना चाहिए। नहीं कि आप अपने हिसाब से उसको बदल दो, हम अपने हिसाब से फार्मूले को बदल दें तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, अलग अलग आएंगी। तो पहला कंडीशन रखा गया इट शुड बी डिजिटली डिफाइंड। दूसरा कंडीशन रखा गया इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट, कि नॉन मैथमेटिकल स्ट्रीम के लोग भी कैलकुलेट मीन या जो भी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी है, मेजर ऑफ सेंट्रल कैलकुलेट आसानी से कर सके। तीसरा बनाया गया कि इस जो है इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मतलब 2 या 3 ग्रुप दिया गया तो एक ग्रुप का मीन निकाल लिया, दूसरे ग्रुप का निकाल लिया, तीसरे ग्रुप का निकाल लिया, चौथे ग्रुप का निकाल लिया, तो उसका कंबाइंड मीन भी निकाला जा सके, ठीक है ना। तो ये सुटेबल फॉर मैथमेटिकल फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए भी सुटेबल होना चाहिए, ऐसा कहा गया कि ये कंडीशन होनी चाहिए, जो भी हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर हो इस तरह का होना चाहिए। फिर चौथा कहा गया कि जो सैंपलिंग हम लोग लेते हैं, सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग का जो प्रभाव है कम से कम उस पर पड़े, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन का प्रभाव उस पर कम से कम पड़े। सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी वैल्यूज कुछ अलग आएंगी, उनकी वैल्यू कुछ अलग आएंगी, उनकी वैल्यूज कुछ अलग आएंगी, तो उसका प्रभाव कम से कम पड़े, बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो जितना कम फ्लक्चुएशन होगा उतना अच्छा माना जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि एक्सट्रीम वैल्यूज का उस पर इम्पैक्ट कम पड़े, इफेक्ट कम पड़े। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब सबसे छोटी वैल्यूज ले लिया, सबसे बड़ी वैल्यू, तो एवरेज निकालें तो इस तरह का एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई प्रभाव उस पर ज़्यादा ना पड़े, पड़ेगा तो जरूर। अब जैसे मीन निकालोगे तो मीन पर पड़ेगा, मीडियन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, मोड पर भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन मीन पर पड़ेगा। तो इस तरीके से जो 5 कंडीशंस बनाए गए उसी के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं, और उसमें सबसे पहला नंबर आता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। अब एरिथमेटिक मीन के पहले भी हम लोग जो टेबल बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं डेटा को, तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज अलग अलग न लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में बांटते हैं डेटा, और उसके अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ग्रुप में बांटने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो हम लोग उस पूरे अरेंजमेंट को नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको
दूसरी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। एक वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू के लिए कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही पूरा अरेंजमेंट हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। आपको बार बार आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आता है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में खास तौर से एक वेरिएबल x और ये फ्रीक्वेंसी f, यही तो हम लोग लेते हैं। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक वैल्यू कितनी बार आई है, रिपीट हुई है, वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? चेंज, उसके साथ चेंज होता है जो जिसका डाटा लेना। हाँ, बात सही है, लेकिन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक आप जो लेते हो, उसी को हम लोग एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हाइट देखें, हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप ऑफ पर्सन। उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट में डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो वो वेरिएबल हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक आपका हाइट है, और उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे उस वेरिएबल की वैल्यूज हो जाएगी। वेरिएबल और एट्रीब्यूट तो मतलब एट्रीब्यूट और वेरिएबल दोनों स्टैटिस्टिक्स में। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव। क्वालिटी। हाइट क्या है? क्वालिटी है, ठीक है ना। हाइट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है। वेट क्या है? एक क्वालिटेटिव वो है, वर्ड है, क्वालिटेटिव वर्ड है। ठीक है। तो जितने क्वालिटेटिव वर्ड है, उस वर्ड के अगेंस्ट में जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज आएंगी कैरेक्टरिस्टिक, वही क्वांटिटेटिव वैल्यूज उस वेरिएबल की वैल्यूज कहलाएंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा अंतर यही है। वहाँ वेरिएबल आप पढ़ते हैं तो तमाम हम लोग करते जाते हैं, इक्वेशन बहुत सी चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन ये अप्लाइड फॉर्म में है। ठीक है। तो जो भी चीज़ें हम जैसे कह दिए मार्क्स, तो मार्क्स एक क्या हुआ, स्टूडेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि इतना मार्क्स पाया, तो मार्क्स वहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक। और उसकी जो जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी उसकी वैल्यूज होंगी, तो उसके वेरिएबल की वैल्यूज हो जाएगी। अब कुछ मार्क्स हैं वो रिपीट होंगे, 4 स्टूडेंट के एक ही मार्क्स आ गए, तो वो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं, और उसको एक टेबुलर फॉर्म में हम लिख देते हैं, तो उसी को हम लोग का नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ में आया ना। अब नेक्स्ट आती है कि अब जो वेरिएबल की वैल्यूज है उसको हम ग्रुप में भी बांट सकते हैं। जैसे 10 से 20 कोई मार्क्स का ही है, जैसे एग्जांपल लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक अलग नाम दिया जाता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल तो नाम ये इसको कहते हैं क्लास इंटरवल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, दैट विल बी नोन एज ए क्लास इंटरवल। बट डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 0 से 10 के बीच में एक ग्रुप बना, 10 से 20 के बीच में एक ग्रुप बना, तो ये ग्रुप में ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी का होगा, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। और ग्रुप्ड में आया तो ये वेरिएबल यहाँ पे तो नहीं आएगा। अब वेरिएबल तब होगा जब इसकी मिड वैल्यू, ये वेरिएबल की वैल्यू तब काउंट होगा जब इसकी मिड वैल्यूज ले लेंगे। तो मिड वैल्यूज, तो पहले जब हम लिखेंगे एक कॉलम बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे क्लास इंटरवल। ठीक। अब दूसरा कॉलम बनेगा मिड वैल्यूज, तीसरा कॉलम बनेगा जब सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब 2 तरह का ग्रुप इसमें भी होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिस्क्रीट होता है। ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती हैं। जैसे हाइट हम मेजर करेंगे तो कंटिन्यूअस फॉर्म में इसलिए आएगा क्योंकि किसी का 5 फीट 1 इंच 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर आ गया। यदि एग्जैक्ट मेजर कर लिया जाए तो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, अलग यदि लिखते जाएंगे तो बहुत वैल्यूज हो जाएंगे।
तो इसलिए क्या किया गया कि नहीं 5 फीट 1 इंच से 5 फीट से लेकर 2 इंच तक, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच से लेकर 5 फीट 3 इंच, ऐसे हम लोग क्लासिफाई ग्रुप बना लिए। ठीक, लेकिन अब इसमें जैसे यहाँ पर ये है 0 से 10, अब इसमें 0 वैल्यू वाला भी आएगा और 10 वैल्यू 10 दो जगह आई है, नीचे भी आया है और ऊपर भी आया है। तो इसका एक नियम बनाया गया कि भाई जो पहले में जो 10 आएगा वो हम पहले क्लास में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो नीचे वाले क्लास में हम करेंगे, जो दूसरे क्लास में 10 जहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव क्लास टाइप इंटरवल, एक्सक्लूड करते हैं अपर वैल्यू। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस है। यदि वो डिस्क्रीट होता, यदि 0 से 9 होता, यहाँ पर क्या होता 0 से 9 और 10 से 19 और 20 से 29, ठीक है, ये डिस्क्रीट हो जाता। लेकिन इसमें 0 भी इंक्लूड होता है एक क्लास में और 9 भी होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिस्क्रीट क्लास इंटरवल हो गया और वह कंटिन्यूअस क्लास। तो उसमें जो कंटिन्यूअस में कोई भी वैल्यूज छूटेगी नहीं, जो टाइम है, टेम्परेचर है, वेट है, हाइट है, ये सब कंटिन्यूअस वेरिएबल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, मार्क्स है, मार्क्स तो डिस्क्रीट होगा, मार्क्स जो है किसी का मार्क्स भाई यदि हाफ मार्क्स में यदि नहीं है, यदि कोई क्लास का मार्क्स देखा जाए, यदि आधा 1/4 मार्क्स में ना हो तो कोई 1 नंबर पाएगा, 2 नंबर पाएगा, 3 नंबर, मतलब इंटीजर में पाएगा। ठीक है, तो इंटीजर में पाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 9 पाया, फिर 10 से 19 पाया, वो रख दिया तो डिस्क्रीट केस में वो आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हमारा जो वर्गीकरण हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का हुआ। ठीक है, तो ये जरूरी इसलिए बताए क्योंकि जब हम एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो एरिथमेटिक मीन के लिए सिंपल ऑब्जर्वेशंस का भी निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में जो दिया गया होता है उसका भी एरिथमेटिक मीन हम लोग निकालते हैं। तो एरिथमेटिक मीन निकालने का तो सबसे बढ़िया फार्मूला AM, कभी कभी उसको हम लोग लिखते हैं S बार। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यदि आपके पास ऑब्जर्वेशन x1 x2 प्लस xn एक ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, न कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय इट्स नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दिया, सीधा मीन निकल आया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिखाई नहीं पड़ रहा। इधर थोड़ा सा आ जाइए, इधर चाहिए, यहाँ पे खाली है, इधर भी खाली है, बैग रखा है वहाँ खाली है, आ जाइए थोड़ा सा उधर। अब उसको हम ऊपर कर नहीं सकते तो थोड़ा सा आपको आना पड़ेगा आगे। अरे आ जाइए, बीच में कोई दिक्कत नहीं, इधर भी खाली है, इधर भी खाली है। तो इस तरह से जो सिंपल ऑब्जर्वेशंस दिए गए होंगे उसका एरिथमेटिक मीन बहुत सिंपल है, आप सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग निकालते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं उसमें बताना है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में जहां दिया गया है, चाहे कंटिन्यूअस के फॉर्म में हो चाहे डिस्क्रीट के, कंटिन्यूअस होगा उसके लिए भी मिड वैल्यू निकालेंगे और डिस्क्रीट के लिए भी हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे जो क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया गया होगा। तो ठीक, तो जो मिड वैल्यू है वही वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, x बार जो एरिथमेटिक मीन है वो होता है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट प्लस fn। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया है आपका सिग्मा fx अपन समेशन ओवर एफ एक्स आई वेरी फ्रॉम 1 to n कर लेते हैं, तो ये आई ये यहाँ पे सब्स्क्रिप्ट लग जाता है,
1/N हो जाता है, और n की वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ ऑल fi, दैट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। कैपिटल N से हमेशा स्टैटिस्टिक्स में डिनोट किया जाता है टोटल फ्रीक्वेंसी, स्मॉल n से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें बड़ा नोटेशन का बड़ा फर्क होता है। उसी तरह आप सैंपलिंग में पढ़े होंगे तो स्मॉल n आया होगा, कैपिटल N आई थी बात। कैपिटल N क्या था, पॉपुलेशन साइज, और स्मॉल n सैंपल साइज, ये यूनिवर्सल है। स्मॉल n है सैंपल में, तो आप वो कहे ये सैंपल की साइज है और ये पॉपुलेशन की साइज है, ठीक है। लेकिन ये तो हुई मैथमेटिक्स, ये तो हुआ मैथमेटिक्स की ये फार्मूला है, ये चीज कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स मेनली क्या होता है कि इसमें मेरा एक मेथड्स होता है, इस मेथड से हम करेंगे तो आसानी से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब करना क्या होता है, अब जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म है, तो यहां वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू लिख दिया x, यहां f, यहां तीसरे कॉलम में f(x). जो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सॉल्व करते हैं सब टेबल से सॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं। वो यही फर्क होता है कि मैथमेटिक्स तो हम सब जोड़ दिया एक साथ, वो हो गया। तो उसमें ऐसे नहीं करेंगे, टेबल एक कॉलम बनाएंगे वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे कॉलम में बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, तीसरे कॉलम में अभी हमारा आना क्या था, फार्मूला में था f और x मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो जो x वैल्यू है f दोनों को मल्टीप्लाइड करते करके लिखते चले जाएंगे। यदि क्लास इंटरवल के फॉर्म में है तो एक पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल, दूसरा वैल्यू बनेगा मिड वैल्यू, वही वेरिएबल की वैल्यू x हो गई, तीसरा कॉलम बनेगा f, अब चौथा कॉलम बनेगा fx। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो वैल्यू जाएंगी लास्ट में यहाँ पे हमने जोड़ दिया, ये समेशन f की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, ठीक। उससे क्या होगा कि जब भी कहीं गलती होती है तो वो पकड़ में आ जाती है। अब ऐसे आप जोड़ रहे हैं तो कहाँ गलत किए कहाँ सही किए, तो आप हर कॉलम को चेक कर लीजिए कि वही वैल्यू सही रखे हैं कि नहीं रखे हैं, मल्टीप्लाई करके देख लिया अलग से, फिर टोटल कर लिया तो आसानी से fx की वैल्यू रखा और टोटल f की वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारा मीन कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये टेबल से ही करना हमारा ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए इसमें एक स्टैटिस्टिक्स में जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक टैली मार्क सिस्टम है। टैली मार्क से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। हाँ नहीं मतलब होता क्यों है, क्यों होता है भाई, उसका कुछ रीजन तो होगा ना क्यों हम वो करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास 500 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, 500 ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे, मान लिया जाए वैल्यू हम 10 से लेकर कुल 50 के बीच में है, तो या तो करेंगे 10, 11, 12 इस तरह लिख लिया, या तो ग्रुप बना दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बना दिया, ग्रुप कर दिया। अब 10 से 20 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक मेथड तो है कि आप एक लाइन से देखते चले जाइए कौन कौन से 11 है, 12 है, 13 है, 20 है, कहाँ। अब पता चला 500 ऑब्जर्वेशन है तो उसमें कोई ना कोई आप मिस कर जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए हुआ कि नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। पहला ऑब्जर्वेशन आपने देखा, जिस ग्रुप में आ रहा वहाँ एक वर्टिकल लाइन खींच दिया, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा वर्टिकल लाइन, तो एक एक ऑब्जर्वेशन आपके वो एक 1 बाई 1 होते चले जाएंगे। तो 1 बाई 1 जब आप करेंगे तो उसमें मिस होने का चांस नहीं है, उसमें आप निशान भी लगाते चले जाओ कि भाई इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया। अब जैसे ही 4 हो जाता है 5 ऑटोमेटिक क्रॉस कर देते हैं। उसके लिए भी रीजन ये है कि हम एक साथ यदि 10 कर दें तो हम खुद नहीं गिन पाएंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए उसको बाइफर्केट करने के लिए कि भाई 4 के बाद उसको क्रॉस कर दिया, 5 अलग हो गया। तो इस तरह ये बनाएगा कि यदि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में
हमें यदि फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है कि 10 से 20 के बीच में कितनी वैल्यू जाए, 20 से 30 के बीच में कितनी वैल्यू जाए, तो अब 500 ऑब्जर्वेशन आपका पता चला एक छोटे से टेबल में आ जाएगा। इसी को हम लोग नाम देते हैं कंपाइलेशन भी कहते हैं। कंपाइलेशन का मतलब बड़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन को छोटे में कर देना, कंपाइल कर देना, तो कंपाइलेशन भी इसी कहते हैं। तो इस तरीके से जो टैली मार्क्स से हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी ये टेबल मिलता है उसके बाद हमारा काम शुरू होता है एरिथमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन या मीडियन या मोड। ये पहले मिलता है कहीं तो तभी तो, लेकिन वो निकालने का तरीका। तो ये आपका एरिथमेटिक मीन निकल गया। अब एरिथमेटिक मीन का जो सिग्निफिकेंस है क्या वो होता है, जैसे मान लिया जाए 10 लोगों का हमने वेट मेजर किया और वेट आया 65 किलो। आप इसको कैसे इंटरप्रिटेट करोगे, क्या कहोगे? इसका मतलब औसत को ही तो कह रहे हैं कि उसको कैसे आप करोगे। इसका मतलब ज्यादातर लोग इसी नहीं। 65 के अराउंड, उसका मतलब यह है कि ऑन एवरेज पर पर्सन का जो वेट है वो 65 ऑन एवरेज, ठीक है। टोटल आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ जितने पर्सन हैं, 10 लोग हैं, 65 से कर दोगे 650 आएगा। अलग अलग वेट का भी करोगे तो 650 ही आएगा। तो ये कह सकते हैं कि ऑन एवरेज पर व्यक्ति का जो वो है आपका वेट है वो इतना आएगा। उसी तरह इनकम, जैसे हम बहुत से लोगों की इनकम किसी का 5,000 रुपये पर मंथ है, किसी का 10,000 रुपये पर मंथ है, किसी का 15 है, किसी का 20 है। तो सबका यदि निकालते हैं तो जैसे निकालते हैं हमारे यहाँ वो आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? एवरेज है, एवरेज वैल्यू। तो पर पर्सन की जो एवरेज इनकम काउंट निकाली जाती है कि हर एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय इतना है ऑन एवरेज। तो उसका मतलब ही होता है कि हम एवरेज निकाले हैं और एवरेज इतनी आई है। अब ये इसमें ये कहीं नहीं करता कि कोई 120 केजी का है और कोई 50 केजी का है, कोई 40 केजी का, ये नहीं बताता है। केवल ये बताया एरिथमेटिक मीन कि प्रति व्यक्ति जो वेट है ऑन एवरेज वो 65 केजी है। उसी तरह आय में प्रति व्यक्ति आय लगभग इतनी एवरेज है, ठीक है। अब किसी का 10 लाख रुपए महीने होगा, किसी का कहो 1,000 रुपये ही हो, किसी तरह खा पी कर काम चला रहा हो, लेकिन एवरेज कैलकुलेट किया गया तो उसका आया 10,000 रुपये। तो हाँ सर, मतलब जो सर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तब तो सर ये मीन के थ्रू गलत भी हो सकता है। अरे तो उसी के लिए बनाया गया मीजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या बनाया गया? केवल मीन से काम नहीं चलेगा। आप ये देखिए 5, 6, 7 कितना इसका एवरेज होगा? 6, 10, 7 और 1, इसका एवरेज कितना होगा? 9, इसका भी 6 एवरेज हो। आप कौन सी वैल्यू, किस सीरीज की वैल्यू है आप कह सकते हो कि ये 6 इसका है, 6 इसका है। तो इसके लिए बनाया गया कि नहीं, केवल मीन से काम नहीं चलेगा। मीजर ऑफ डिस्पर्सन, या बहुत मोटे शब्दों में आप वेरिएशन, मीन से वेरी कितना कर रहा है। तो देखिए पहले में मीन से जो वेरी करने का जो वो है आपका कितना है? एक बड़ा एक छोटा, और दूसरे में कितना है? काफी अंतर है। 6 यदि आप लेते हैं तो 1 से 6 कितना बड़ा है? 5, और 6 से 10 कितना बड़ा है? 4, केवल 7 है जो 1 का अंतर है। तो आप क्या कहोगे? मीन के आसपास वैल्यू किसकी ज्यादा है? पहले वाली सीरीज की। दूसरे वाली सीरीज की वैल्यू मीन के आसपास नहीं है। तो जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन आप कहते हो या वेरिएंस कहते हो, ठीक है, तो वेरिएंस का सिंपल यदि आप लेमैन के रूप में समझो तो सीधा सा मतलब है वेरिएशन। वेरिएशन का एक मेजर है। आप कई मेजर पढ़ोगे, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का जब स्क्वायर कर देते हैं तो वेरिएंस बन जाता है। और वेरिएंस का सिंपल मीनिंग होती है
वेरिएशन। तो जैसे 5 5 5 3 वैल्यूज है, इसके बीच में कोई पूछे वेरिएंस कितना है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसके वेरिएशन 0 है तो वेरिएंस 0 होगा। ठीक है। अब ये कहा गया भाई, देखिए 100 101 102 1000 1001 1002 5 6 7 सब में क्या है, वेरिएशन सेम होगा। मीन आप कैलकुलेट भी करोगे फार्मूला से तो सबका वेरिएंस सेम आएगा, किसी का वेरिएंस ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये मेन होता है मीन वैल्यू से कितना डिस्पर्स कर रही है वैल्यू, उसको कैलकुलेट करने का जो डिवाइस है, टूल्स है, फार्मूला जो बनाया गया उसी को नाम दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कई तरह का डेविएशन निकाला गया, तो कुछ में कुछ खामियां थी, कुछ में कुछ खामियां थे, तो ये कहा गया कि नहीं भाई इसको स्क्वायर कर दो, फिर उसका अंडर रूट ले लो और सबको सम डेविएशन जो आ रहा है मीन से वैल्यूज का उसको स्क्वायर पहले कर दो, फिर उसको सम कर दो, तो वो सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस। ठीक। उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया और चूंकि स्क्वायर किया है तो ये हुआ कि उसका अंडर रूट ले लीजिए, तब वो स्क्वायर का मामला हट जाएगा। तो उसी को कहा गया कि अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म एक और डेविएशन निकाला गया था, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में केवल और केवल हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं, तो ये हुआ कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड नाम दिया गया, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी का जो मीन से डेविएशन है सबका क्या है, बराबर है, लेकिन हम किसका अधिक किसका कम कहेंगे, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। भाई 5 6 7 में मान लिया जाए 1/5 आया स्टैंडर्ड वेरिएंस, और 100 101 102 में भी वही आया, और 1000 1001 1002 में भी वही आया। तो वेरिएशन एक तरीके से देखा जाए एवरेज के फॉर्म में, कि ऑन एवरेज के फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में किसका ज्यादा होगा, 5 6 7 में ही आपका 1/5 आ रहा है। 100 102 101 में 102 में उससे कम, मतलब ये 100 वैल्यू है, 1000 तो बहुत बड़ी हो गई, उसमें यदि उतना आता है तो वो कोई मायने नहीं रखता है। तो इसलिए इसके लिए और एक डिवाइस डेवलप किया कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV पढ़े ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका ज्यादा होगा वो सीरीज इनकंसिस्टेंट उतना ज्यादा होगी, और कंसिस्टेंट वो होगा जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा। तो अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबसे कम आएगा 1000 और 1001, क्योंकि उसको मीन से डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करते हैं, तो जितना बड़ा मीन होगा उतना कम हो जाएगा, और परसेंटेज में निकालेंगे तो भी वही चीजें आएगी। तो परसेंटेज में सबसे पहले बड़ी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पहले वैल्यू की ज्यादा आएगी, सेकंड की ज्यादा आएगी, और सेकंड की उससे ज्यादा आएगी, थर्ड की सबसे कम आएगी, सेकंड की कम आएगी, फर्स्ट सबसे ज्यादा, सेकंड उससे कम, और थर्ड सबसे कम आएगा। तो एक हर जो बनाई गई है ना, तो जहां जहां वो गड़बड़ियां हुई उसको उसका दूसरा भी पक्ष बनाया गया है कि आप उससे केवल नहीं जो चेक कर सकते हो। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि आप किसी गांव में जाइए, 100 घरों के सर्वे करिए, 80-90 घरों की इनकम 5000 हो, और 10 घरों की इनकम 10-10 लाख, किसी का भट्ठा चल रहा है, किसी का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, और जब कैलकुलेट करो तो आप पता चला कि 40,000 रुपया पर मंथ इनकम आ रही है। तो आप यही तो डेटा में तो यही खेल होता है ना, स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा खेल है। आपको वही पक्ष बताया जाता है, वही पक्ष बताया जाता है कि ये चीज एवरेज है वैल्यू। अब ये नहीं देखा जाता कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, वेरिएशन कितना है। एक बार यूनिवर्सिटी में इसी तरह वो हो रहा था, तो ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वो अच्छे वो रिजल्ट रहे हैं या सब्जेक्टिव टाइप के। तो किसी ने कहा वो कि नहीं भाई एवरेज दोनों का, वो इसका अच्छा ऑब्जेक्टिव टाइप का आया। ऑब्जेक्टिव टाइप का एवरेज से केवल काम थोड़ी चलेगा,
उसका स्टैंडर्ड डिवीजन अब जब निकाला जाएगा तब पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत कम पाने वालों की संख्या बहुत कम भी हो सकती है। सब गलत कर दिया तो बहुत कम हो जाएगी, और सब्जेक्टिव टाइप में आप देखेंगे वेरिएशन बहुत कम होगा। तो वो कायदे से देखा जाए तो वो अच्छा है। तो वो अपने को प्रूव करना था, तो ये हुआ कि नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छा है, एवरेज सबका बराबर आया। अब बहुत लोग नहीं जानते हैं, 90% लोग नहीं जानते थे इस संबंध में, तो कहा हाँ ठीक है ठीक है। तो मेन ये होता है कि 99% लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो जो वो पक्ष है वही चीज़ बता दी जाती है, उतने पक्ष से सेटिस्फाई हो जाते हैं, हाँ भाई ये सही कह रहा है। आप क्या आप वेरीफाई करने तो जा नहीं रहे हो। तो उसी तरह जैसे इनकम का बताया कि इनकम का जब होगा तो आप कहोगे हाँ यार एवरेज इनकम तो बड़ी अच्छी है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे है कि जो वेरिएशन आ रहे हैं, गरीब भी बहुत ज़्यादा है, 10 अमीर हो गए तो 10 अमीर की वजह से पर कैपिटा इनकम बढ़ गई तो देश तो अमीर हो गया। तो ये स्टैटिस्टिक्स का खराब खेल है, यही इसको कहते हैं मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये हम लोग एरिथमेटिक मीन समझ में आ गया ना कि कैसे निकालेंगे। अब एरिथमेटिक मीन के बाद आता है आपका एक मीन और होता है, उसको कहते हैं वेटेड मीन। वेटेड। अब वेटेड मीन की जरूरत क्यों पड़ी? कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्राइस जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ कमोडिटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। कुछ कमोडिटी के कई फार्मूले जैसे बनाए जाते हैं, जैसे हम ही लोग हैं तो हमारे लिए जो रोज़ खाना खाते हैं, चावल दाल तेल नमक, उसकी इम्पॉर्टेंस कार मोटरसाइकिल उसकी अपेक्षा सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जब एवरेज चीज़ों में किसी फार्मूले कैलकुलेट करके एवरेज प्राइस के लिए जब निकाला जाता है, जैसे इंडेक्स नंबर जो बनता है, जो महंगाई वगैरह निकाली जाती है, तो उसमें भी बहुत खेल होता है। जो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल दी जाती हैं, बहुत से अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें रख दी जाती हैं, उससे आपका आएगा महंगाई कम है, वो दिखता है, ठीक है। वे सब सरकारें सब करती हैं। तो उसमें ये चीज़ें होती है कि हम लोग इम्पॉर्टेंस के हिसाब से वेट असाइन करते हैं। कोई कमोडिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको 2 गुना 4 गुना सबसे मिनिमम एक असाइन कर दिया, किसी को एक दे दिया वेट। अब मान लीजिए कपड़ा को हमने दे दिया वेट 1, तो अब तेल चावल जो खाद्य सामग्री है उसको हम उससे कितना इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना। तो वो हमारा कहलाता है कि जो वैल्यूज हैं उसके करस्पॉन्डिंग कितना हम महत्व इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे असाइन कर रहे हैं। किसी को रेशियो के हिसाब से 1 दिया वैल्यू, किसी को उससे 2 गुना इंपॉर्टेंस देना है तो वैल्यू 2 असाइन कर दिया, किसी को वैल्यू 2.5 असाइन कर दिया, किसी को 1.5 किया, 1.5 गुना महत्वपूर्ण है। तो जब हम वेट असाइन करते हैं हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, तो जब वहाँ पर एरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो उस मीन को हम लोग नाम देते हैं वेटेड एरिथमेटिक मीन, ठीक। और केवल फार्मूला में आपको आप बदल जाता है, FI की जगह पर हो जाता है WI। ठीक है ना। तो WI सिंपली एक वेट है, कितना हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में जब हम देते हैं तो वही वेट बन जाता है। 1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि 200 हो 400 हो, कि 200 गुना इंपॉर्टेंस आप डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 के फॉर्म में ही इस तरह दिया जाता है। तो इस तरह का जो हम लोग एरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसको कहते हैं वेटेड एरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब ये जो मीन जो हम लोग निकालते हैं तो कई जगह पर हम सैंपल ले लिया, सैंपल मीन निकाल दिया और कह दिया कि ये भाई यही ऑन एवरेज पॉपुलेशन का मीन होगा, ठीक है। तो मीन हर जगह आपको निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू। जैसे हम लोग
फिजिक्स वाले लोग भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक ऑब्जर्वेशन नहीं निकालते हैं, एक एक्सपेरिमेंट का 4-5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि कुछ गड़बड़ी की वजह से आपका कुछ ऑब्जर्वेशन ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 4-5 लेंगे और उसका जब मीन निकालेंगे तो वो जो आपकी जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है ना? किसी भी तरह जो एरर आया हमारे सेट इंस्ट्रूमेंट को सेट करने में की वजह से आया, कोई मान लीजिए टेम्परेचर का है तो टेम्परेचर के सेट करने में कुछ गड़बड़ी हो गई तो कुछ ऑब्जर्वेशन गलत आ सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है 5 बार 6 बार रिपीट कर लो। तो 5-6 बार जब आप रिपीट करोगे तो जो भी एक में अच्छा आएगा एक में खराब आएगा, तो कुल मिला के एरर हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो कोई भी वैलिड कंक्लूजन निकालने के लिए केवल एक ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलता है। वैलिड कंक्लूजन निकालना है तो आपको मीन निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, तभी वह वो वैलिडिटी उसकी सिद्ध होती है। अदरवाइज एक का निकालोगे तो किसी भी कारण से गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी फील्ड में जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई ऑब्जर्वेशन लेते हैं, वो चाहे हमें लगता है केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स, चूँकि पढ़े हैं तो फिजिक्स हम जानते हैं, केमिस्ट्री का भी होगा, बायो में भी होगा, कई ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते होंगे और उन ऑब्जर्वेशंस का एक मीन वैल्यू निकालना पड़ता है। तो स्टैटिस्टिक्स में ये दिखाया गया है कि मीन सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है ना? मतलब एस्टीमेट, अब समझिए पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन। तो सैंपल से जो वैल्यू हम निकाल के पॉपुलेशन पर इंप्लीमेंट करते हैं तो पॉपुलेशन का जो मीन आएगा वो एग्जैक्ट होगा, लेकिन पॉपुलेशन का मीन निकालने के लिए सभी का हमें लेना पड़ेगा। ठीक है? और सैंपल मीन क्या होगा? एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी। जैसे मान लिया यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोगों का वेट लेकर और एवरेज मीन निकाल लें, एवरेज, तो ये जो मीन आएगा वो पॉपुलेशन मीन कहलाएगा, एग्जैक्ट मीन होगा। अब इसके इतर वो नहीं हो सकता। अब वही हम 5-7 लोगों को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कर लिया, रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, उनका वेट निकाल लिया, उनका मीन निकाल लिया, तो वो सैंपल मीन हो गया। तो ये जो सैंपल मीन होगा ये एस्टीमेट होगा। तो एस्टीमेट और एग्जैक्ट में हमेशा डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग कहते हैं एरर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एरर। तो सैंपल के उससे आता है तो इसीलिए नाम दे दिया सैंपलिंग एरर। ठीक है? तो एग्जैक्ट और पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में जो आएगा, पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो एरर कहलाता है। लेकिन यदि आप देखेंगे अनबायस्ड, अब यहाँ पर एक शब्द नया आया होगा आप लोगों के लिए, तो अनबायस्ड का मतलब एक मीनिंग बता देते हैं। जैसे 10 लोग पॉपुलेशन में हैं, 2 लोगों का एक सैंपल लिया। ठीक है? 10 लोगों का पॉपुलेशन मीन लिया वेट के रिगार्डिंग, और 2 लोगों का वेट निकाल कर लिया। तो 10 लोगों में जितने पॉसिबल सैंपल बनेगा उन सभी का मीन निकाल लिया जाए, अलग अलग मीन आएगा। तो ये देखा जाता है कि सभी का मीन निकाल कर फिर वो मीन का मीन निकाल लिया जाए। जितने मीन्स बनेंगे, सैंपल मीन्स बनेंगे, उनका यदि मीन निकाल लिया जाए तो पॉपुलेशन का जो एक्चुअल मीन होता है उसके बराबर आता है। इसी को कहते हैं अनबायस्डनेस प्रॉपर्टी। तो ये पाया गया कि जो सैंपल मीन होता है वो एक अनबायस्ड एस्टीमेट होता है, तो इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। और दूसरा एक और होता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एग्जैक्ट जो पॉपुलेशन की जो वैल्यू आ रही है उसके करीब होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पॉपुलेशन ही सैंपल में ले लिया जाए तो वो उसका डिफरेंस लगभग 0 के बराबर हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कंसिस्टेंसी। तो ये सैंपल मीन दोनों प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है। तो इसीलिए सैंपल मीन हर जगह लिया जाता, हम लोग निकालते हैं। हर जगह आप देखेंगे रिसर्च में सब जगह सैंपल लिया जाएगा, उसका मीन निकाला जाएगा, उसी के आधार पे हम लोग फोरकास्ट करते हैं। तो इतना तो आप लोग जान गए
क्या कहते हैं, वेटेड एरिथमेटिक मीन और एरिथमेटिक मीन। अब नेक्स्ट जो मेजर आता है वो आता है मीडियन। ठीक है ना। तो मीडियन का मतलब, मीडियन वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है जो मीडियन वैल्यू कहलाती है। तो कहा गया कि ऐसा है, कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, दैट विल बी नोन एज द मीडियन। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट। वह वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन की वह वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वही आपका मीडियन वैल्यू कहलाती है। तो सिंपली जो वैल्यूज अलग अलग वैल्यूज के फॉर्म में दी गई होती हैं, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, तो वहाँ पर निकालना हमारा बड़ा सबसे आसान होता है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग रख देते हैं। जो मिडिल वैल्यू आएगी वही मीडियन वैल्यू कहलाती है। लेकिन यदि ऑड नंबर है तो सही है, इवन नंबर है तो क्या करते हैं, दो वैल्यू का एवरेज, मिडिल दो वैल्यू का एवरेज निकालेंगे। लेकिन यदि कोई कहे कि भाई जैसे मान लीजिए 5 6 यदि मिड में आ रही हैं, 5 6 वैल्यू है और दोनों का निकाल लिया और कहा गया कि ये 5.5 आए, मीडियन 5.5 आए, और कोई कहा कि नहीं 5.4 है, कोई कहा 5.9 है, तो कौन सा सही होगा? सभी सही होंगे। 5 6 के बीच में जितनी वैल्यूज आएंगी वो सभी मीडियन कहलाएंगे। ये हमारा एक कन्वीनियंट के हिसाब से, एक हमने सुविधा के अनुसार वो बना लिया है कि 5 6 का एवरेज निकाल दो, 2 से डिवाइड, मतलब 5 6 को जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकाल दो, मिड वैल्यू जो आएगी वही हम मीडियन ले लेंगे। लेकिन 5 और 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो 5 6 के बीच में कोई भी वैल्यू जो होगी वो सभी मीडियन कहलाएगी। 5.5 भी होगी, 5.9 भी होगी, 5.95 भी होगी, ठीक है, तो ये सभी आपका मीडियन कहलाएगा। अब जब इसके फॉर्म में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जब फॉर्म में आएगा तो हम क्या करेंगे, वहां तो अब अरेंज नहीं कर सकते। मान लो 100 ऑब्जर्वेशंस है, एक तरफ वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी दी गई, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब उसको उसी तरह अरेंज कर लेंगे जिस फॉर्म में है। फिर एक हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। तो हम अभी सिंपली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। ऐड करने पर जो लास्ट के रो में जो वैल्यू जाएगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी। पहले क्लास में पहली वैल्यू होगी, दूसरे में पहला दूसरा हो जाएगा, तीसरे में पहले दो ऐड हो जाएंगे, तो इसी तरह ऐड होते होते सभी ऐड हो जाएगा लास्ट वाले क्लास में। तो लास्ट वाले क्लास में जो आएगा या लास्ट वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो सभी वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि कैपिटल N/2 निकालते हैं। कैपिटल N/2, कैपिटल N क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आई वो देखेंगे कितनी है, उससे जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको हम फिर देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वही आपकी मीडियन कहलाएगी। समझ में आया? वेरिएबल की वैल्यू एक कॉलम में, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, तीसरे कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपका इतना हो गया। अब आपको एक काम करना होगा, क्या, N/2 निकालना हो, कैपिटल N/2। कैपिटल N है जो टोटल फ्रीक्वेंसी
और 2 निकाल दिया, तो जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 2 निकाल दिया 50 आया। अब 50 से ज़्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जस्ट ग्रेटर देन, उससे ज़्यादा तो कई होंगी, तो जस्ट ग्रेटर देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी नोन एज द मीडियन। ठीक है। और अब उसी तरह तो इसमें निकल आया, अब क्लास इंटरवल में, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में जो होगा उसको सबसे पहले हम कंटिन्यूअस बनाते हैं। अब कंटिन्यूअस बनाने का क्या तरीका है, कोई भी कंटिन्यूअस बनाने, जैसे अभी एक हमने एग्जांपल दिया था 10 से 19 और 20 से 29 इस तरह से दिया था। तो जो डिफरेंस, जिसका जो डिफरेंस आ रहा है एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में जितने का अंतर आ रहा है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, अपर लिमिट से उतना घटा देते हैं, लोअर लिमिट में उतना जोड़ देते हैं। 10 से 19 है, 10 से सॉरी हाँ नहीं, पहले वाले में हम ऐड करेंगे अपर लिमिट में और लोअर लिमिट से उतना घटा देंगे। ठीक है। जैसे 10 से 19 है, ये ले लेते हैं। तो इस 19 और 20, 29 और 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल 1 का है। 1 का आधा कर लिया 0.5, तो 19 में 0.5 ऐड कर दिया और 20 से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर वही चीज हम लास्ट तक रिपीट करेंगे। 29.5 हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करें तो 29.5। तो किसी ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है उसको यदि कंटिन्यू करना है तो जो क्लास इंटरवल हैं उसमें यदि एक एक का डिफरेंस से आ रहा है तो उसको हाफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके निकाल दें। यदि 2 का आ रहा है तो 1 ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बनाते हैं। अब जो मीडियन निकालना होता है तो मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही अडॉप्ट करना तरीका है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 निकालेंगे, n/2 से जस्ट ग्रेटर देन जो फ्रीक्वेंसी होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा उस क्लास को अब नाम दिया जाता है मीडियन क्लास। मीडियन वैल्यू नहीं, मीडियन क्लास। ठीक। अब मीडियन क्लास हो गया तो अब मीडियन क्लास से एक फार्मूला बनता है, उस फार्मूले से हम लोग मीडियन निकालते हैं और वो फार्मूला होता है आपका लोअर लिमिट n/2, ठीक है, -c। L का मतलब उस क्लास की लोअर वैल्यू, ठीक है, लोअर लिमिट। और H का मतलब है क्लास इंटरवल, जो डिफरेंस है, विड्थ है, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास इंटरवल लेंथ। ठीक, दैट इज नोन एज H। और F क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी। n/2 हम लोग निकाले ही हैं। अब -c है जस्ट प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग, एक पहले। ठीक है ना, n/2 जो भी आएगा उससे ठीक एक पहले, n/2 जस्ट ग्रेटर जो आया आपने निकाला वो उससे ठीक पहले वाला। ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपका मीडियन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन।
हम लोग जो टर्म यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सिंपली यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक शब्द कहीं भी लिखा हो तो दो होते हैं, तो अभी आपको तो केवल ये जाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहाँ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अभी ये चीज़ आपको बाद में आएगी। तो यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही चीज़ होती है, और जैसे वेरिएबल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज जो अरेंज की जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। उसी तरह वहाँ पर वेरिएबल नहीं होता, वहाँ रैंडम वेरिएबल आ जाता है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। तो रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो वो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो पूरे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी आपको नहीं जानना है, आगे जानना पड़ेगा। आगे तो आप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस निकालोगे तो जानना पड़ेगा। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक नेक्स्ट बुधवार को फिर हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट इसका पूरा ख़त्म कर देंगे। डिस्पर्सन और ये डिस्पर्सन का थोड़ा बहुत बताए तो वो पूरा बताए खत्म। डाल ये जो कामन सूत्र से बताएं सर